एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन, देखिए जब एल्कीन में एक पाई बॉन्ड रहता था और हम एल्कीन का पाई बॉन्ड तोड़कर 2 ग्रुप लगा देते थे तो वो होता था एडिशन। अब हम इसी का उल्टा प्रोसेस करने जा रहे हैं। आपके पास 2 कोई ग्रुप लगे होंगे, उन्हें हटा देंगे तो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन का उल्टा है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन का मतलब कुछ हम मॉलिक्यूल वहाँ से निकालेंगे, एलिमिनेट करेंगे। लिखिए इसमें 2 लाइन लिखिए। एन एलिमिनेशन रिएक्शन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शन An elimination reaction is a type of reaction in which 2 substituents are removed from a molecule in either one or two-step mechanism. तो यहाँ पर देखिए पहले टाइप की है, जैसे आपके पास है CH3, CH2, C, यहाँ पर कुछ लगा हुआ है A, यहाँ पर लगा हुआ है आपका B, यहाँ पर आपका है CH3, है ना। एक सेकंड, पहले यहाँ पर ये पहले टाइप की है अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन तो CH3, CH2, C, यहाँ पर लगा हुआ है A, यहाँ पर लगा हुआ है B, यहाँ पर आपका है CH3। ये A और B जो निकलेंगे वो एक ही कार्बन से अगर निकलते हैं, है ना, ये दोनों यहाँ से निकलते हैं A और B। यहाँ पर हमें हीट देनी होगी और यहाँ पर आपको ये बनता है CH3, CH2, C। मान लो B एज ए B माइनस निकला, है ना, B एज ए B माइनस निकला, तो ये जिस ऑर्बिटल से बंधा हुआ था वो ऑर्बिटल तो हो गया खाली। अभी जो A जो निकला, यहाँ पर A फिर इस तरीके से निकला, तो A दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने दे गया, बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन दे गया, तो उस ऑर्बिटल के पास हो गए इलेक्ट्रॉन और ये आपका बन गई है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बीन यहाँ पर बनी और एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। नहीं मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन हम नहीं पढ़ने वाले। यहाँ पर आपका डेल्टा H होगा आपका पॉजिटिव। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी देखेंगे एंडोथर्मिक क्यों है। बी आपका है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन चल रहा है। बीटा एलिमिनेशन यहाँ पर देखिए CH3, CH, यहाँ पर लगा हुआ है आपका A, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर लगा हुआ है आपका B और यहाँ पर आपका CH3। यहाँ पर हम इसे हीट करते हैं। यहाँ पर जहाँ से ये B निकलता है उससे एडजेसेंट कार्बन से, है ना, तो इस पोजीशन आपकी मान लो अल्फा है और ये पोजीशन आपकी हो जाएगी बीटा, है ना। जहाँ से B निकलता है तो B निकलना मतलब निकल रहा है तो उसे लीविंग ग्रुप बोलेंगे। जहाँ से लीविंग ग्रुप निकलता है उसके एडजेसेंट कार्बन से आपका A निकलता है, तो इसे बोला जाता है बीटा एलिमिनेशन। और फिर आपका यहाँ पर बनता है CH3, CH। देखिए ये आपका निकला है यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ये ऐसा निकला है आपका, तो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन ये देख गया होगा, तो इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब फुली फिल्ड ऑर्बिटल। इसके पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल, तो सब्सिक्वेंटली आपको एक बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा ये बॉन्ड और यहाँ पर आपका ये CH और यहाँ पर आपका ये CH3। और ये जो A भी निकले हैं ये भी फाइनल आपने खुद में यहाँ पे जो है A और B एक ये बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानना है कि ये एंडोथर्मिक क्यों है। यहाँ पर हमने क्या तोड़ा, एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ा, या एक सिग्मा बॉन्ड हमने यहाँ पर तोड़ा, तो यहाँ पर हमने थोड़े 2 सिग्मा बॉन्ड, है ना, बॉन्ड ब्रोकन। रिएक्टेंट की साइड में हमने 2 सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दी है। राइट साइड में आपके पास
ये बॉन्ड तो पहले से ही था, एक ये पाई बॉन्ड बना और एक ये सिग्मा बॉन्ड बना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड फॉर्म्ड। तो ऑब्वियस है सिग्मा जो होता है वो पाई से स्ट्रॉन्गर है, तो आप 2 सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो और उसके रिजल्ट में 1 सिग्मा और 1 पाई बन रहा है, तो ऑब्वियसली आपको एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो रिएक्शन जो होती हैं ये एंडोथर्मिक नेचर की होती है। डेल्टा एच इक्वल टू आपका ये पॉजिटिव है ना। यूजली जो इसमें एक एटम होता है वो आपका निकलने वाला एटम हाइड्रोजन होता है ना। यूजली वन ऑफ द एटम है ना लीविंग द मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर क्या होता है CH3 CH, ये आपका एक H यहाँ पर बैठा होता है, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर मान लो हम यहाँ पर लगा रहे हैं कि I लगा हुआ है आयोडीन, और यहाँ पर आपका ये CH3। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, ये I एज I माइनस, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकलता है, और कोई बेस होता है यहाँ पर, कोई बेस होता है जो बेस इस प्रोटॉन को यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता है एज ए H प्लस। I एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है, ठीक है, और H यहाँ से यहाँ पे, तो मैं इसे I की बजाय भी यहाँ पे L लिख देता हूँ। L कोई लिविंग ग्रुप होता है और इधर से बेस है जो H को एज ए H प्लस एक्सेप्ट कर लेता है। हमें यहाँ पर रिएक्शन में हीट देनी होती है और सब्सिक्वेंटली आपका यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ये आपका बन जाता है, और डेल्टा H रिएक्शन का आपका होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शंस होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, उसमें 95% जो रिएक्शंस हैं वे बीटा एलिमिनेशन होती हैं, है ना। कहीं कहीं पर हम ये वाली रिएक्शन भी देखने को मिलती है, जब ये आएगी तब वो बताएंगे कि यहाँ पे ये वाली एलिमिनेशन हुई है। तो मोस्टली जो 95% रिएक्शन है वो बीटा एलिमिनेशन है। एक कार्बन से कोई लिविंग ग्रुप निकलता है, लिविंग ग्रुप आपका OH2+ हो सकता है, I- हो सकता है, Br- हो सकता है, और उसके एडजेसेंट कार्बन से आपका हाइड्रोजन, यूजली हाइड्रोजन निकलता है, और तब आपको एक एल्कीन मिलती है, और ये बनती है इस तरीके से एक एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको लिखिए।
तुझे पता चुगली करना कितना बड़ा पाप है। तू तो ये मत कह। मैंने किया तू मेरा गॉसिप करता है तो लड़कियों को भी फील कर रखा है तूने। भाई टिफिन वाली बात तो बताने वाली नहीं थी कल की। इससे मुझे तेरे बराबर है, मुझे कंपेयर कर। मैं ठीक बोल रहा हूँ, टिफिन कहती है नहीं मारी तेरे टीचर को। ओ बॉय इसमें तो ऐसा कुछ हॉबी नहीं होता है। टाइम बाद आ गई मुझे 15 मिनट तो बहुत टाइम तो मुझे कुछ मिला नहीं है तो इसकी बात करी। आगे और पीछे की थोड़ी की बात मैं तो बता रही हूँ। चलिए लिखिए इसमें आगे। इन एल्कल हैलाइड three types of elimination reaction occurs. तो 3 टाइप की रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहली है E1 रिएक्शन, दूसरी टाइप की है E2 रिएक्शन और तीसरे टाइप की है E1CB एलिमिनेशन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन विद थ्रू कॉन्जुगेट बेस, E1CB रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कुछ ये जानकारी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर यूज करेगा बेस एल्कोहलिक COH AlCOHO अरे लिख रहा हूँ भाई, एल्कोहलिक KOH। देखिए अगर आपके पास इथाइल अल्कोहल है C2H5OH और अगर आप इसकी रिएक्शन कराना चाहते हैं NaOH के साथ तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती। इथाइल अल्कोहल और NaOH की रिएक्शन नहीं होती क्योंकि इथाइल अल्कोहल इतना स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है और NaOH इतना स्ट्रॉन्गर रिलेटिवली बेस नहीं है, तो इसकी रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर आप C2H5OH की रिएक्शन
इतना अच्छा नहीं है कि C2H5OH के साथ रिएक्ट कर पाए इसके रेस्पेक्ट में। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ तो रिएक्शन आपकी हो जाती है और आपको मिलता है C2H5O K+, ये आपको मिलता है। इसी को बोलते हैं, ये जो कॉम्बिनेशन है इसी को बोलते हैं एल्कोहलिक KOH। दैट मीन्स यहाँ पे ये फाइनली आपको ये देता है, ये आपका है एल्कोहलिक COHO एल्कोहलिक KOH। दैट मीन्स जब आपके पास एल्कोहलिक KOH होता है तो आप इसके साथ ट्रीट कर रहे होते हो, ये एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH बनाने के लिए आप सिंपल क्या करते हो, जो NaOH है KOH है वे क्या रहते हैं, नॉर्मली सॉलिड रहते हैं लिक्विड रहते हैं, वैसे क्या रहते हैं जब आप NaOH को फॉर्म करोगे वे सॉलिड रहते हैं, है ना, सॉलिड पाउडर फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पे आप कोई, जैसे आपने यहाँ पे ले रखा है यूजली C2H5OH, आप इसमें पाउडर फॉर्म में, है ना, आपके पास पाउडर फॉर्म में ये है, पाउडर फॉर्म में आपके पास क्या है KOH है, ये आप इसमें डालते हो और डालने के बाद आपका बन जाता है एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन। तो ये फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे हम यहाँ पे एल्कोहलिक KOH को एज ए बेस, है ना। तो ये आपका बन जाता है यहाँ पर ये एल्कोहलिक KOH आपका ये बन जाता है, ठीक है, ये आपका ये बन जाता है, ठीक। अब वो डायरेक्ट KOH ही क्यों नहीं यूज कर लेता, एल्कोहलिक KOH क्यों यूज करता है, तो वहाँ पर फिर कई बार जो KOH है वो प्योर आयनिक कंपाउंड है, यहाँ पर हम जो भी एल्किल हैलाइड वगैरह हैं वे सब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, कई बार उनकी पोलरिटी बहुत कम है तो KOH की सोलिबिलिटी कम होगी, इस तरीके की समस्या आ जाती हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट KOH को एज ए बेस यूज करने के बजाय एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, जिससे सोलिबिलिटी वगैरह में हमें कोई समस्या नहीं आती, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH फ्रिक्वेंटली यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्कोहलिक KOH कैसे बनता है। एक्वस KOH भी बनता है, एक्वस KOH में यही जो KOH है हम पानी में घोल देते हैं। एक्वस KOH सिंपल पानी लिया, KOH घोल दिया, वो एक्वस KOH, एल्कोहल लिया उसमें KOH डाला तो वो एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर जो बेस हम यूज करेंगे वो एल्कोहलिक KOH होगा, ये इस तरीके से बनता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लिखिए इसमें। ये इवन रिएक्शन नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ाया, अभी तो मैंने बताया कि एल्कोहलिक KOH जो हम बार बार यूज करेंगे वो क्या होता है। सर ये C2H5OH प्योर होना चाहिए या वो वाला जो लेबोरेटरी में मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें। वैसे तो वही वाला मिलता है लैब में, तो आप बता रहे थे लैब में जनरली वो वाले ही रखते होंगे, वरना लैब जो असिस्टेंट है वो दारू बेचने का धंधा करने लगेगा उसको डाइल्यूट कर करके वो बेचने लगेगा, अमीर हो जाएगा वही। अलग करने का प्रिपरेशन उसकी सेपरेशन नहीं हो सकती है, सेपरेशन हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दो, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल का उसे आता नहीं होगा ना, लेकिन वो इतना डिस्टिलेशन इतना समझदार थोड़ा ना होगा। इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट में तो अंतर होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके अलग अलग हो जाएंगे, और क्या नहीं हो जाएंगे। चलिए तो हम पहले इस रिएक्शन पढ़ते हैं, E1 रिएक्शन, है ना, ये लिख लिया सबने। ये चलिए E1 रिएक्शन। सर स्कूल की लैब से उठा लो, दोनों कर लेंगे काम। यूनिमोलिकुलर
यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। उससे आसान तो हम जो भी ये फर्मेंटेशन वाले हैं, जौ हैं, मक्का है, इनके फर्मेंटेशन से ना बना लें, वहाँ से इतनी सारी समस्या करके वहाँ से लाएं, डिस्टिलेशन करें, और अगर परफेक्ट डिस्टिलेशन नहीं हुआ, मिथाइल अल्कोहल रह गया तो जहरीली शराब बन जाएगी। तो उसकी बजाय तो गेहूँ, जौ, मक्का से फर्मेंटेशन करके बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा। 40 नहीं है भाई। E1 रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये 2 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1, पहले यहाँ पर देखिए है ना कैसे चलता है। जैसे कि आपके पास है यहाँ पर CH3, CH, यहाँ पर एक H इधर लगाया हुआ है, CH, यहाँ पर आपका Br है मान लो, और यहाँ पर आपका CH3। इसका पहला स्टेप एग्जैक्ट ऐसे ही चलता है जैसे कि SN1 रिएक्शन का है ना। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हीट हमने यहाँ पर दी हुई है, और ये रिएक्शन का स्लो प्रोसेस है। तो इसमें Br एज ए Br माइनस एज ए लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलता है, तो आपको ये बनता है CH3 CH, यहाँ पर आपका ये H है, और यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर कार्बोकेटायन बन गया, और यहाँ पर आपका CH3। तो यहाँ पर आपका ये कार्बोकेटायन यहाँ पर आपका बन जाता है। और जब कार्बोकेटायन बनता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट होती है। तो अगर रीअरेंजमेंट करके और ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो बनेगा, है ना। पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट, और ये आपका यहाँ से ये Br एज ए Br माइनस निकल गया है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप एग्जैक्ट ऐसे ही है जैसे कि आपका SN1 का है। स्टेप 2, अब यहाँ पर ये जो बन गया है CH3 CH, यहाँ पर आपका ये H है, यहाँ पर आपका CH, और आपका ये CH3। अब यहाँ पर बेस आता है। यूजुअली SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है ना, जैसे कि आपने यहाँ पर लिया है ROH लिया हुआ है, ये एज सॉल्वेंट है। यहाँ पर ये सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट एक्टिंग एज बेस, सॉल्वेंट यहाँ पर बेस की तरह एक्ट कर रहा है। ये H को एज H प्लस यहाँ से निकाल लेता है, और जब H एज H प्लस निकलेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो यहाँ पर अब रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आपका ये CH3। ठीक है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, लिखिए इसको। यहाँ पे ऐसे क्या होती है, टैग नहीं करा इसने और ऐसे ही करा, और क्या रहा SN1 से क्या फ़र्क रहा? अगर यहाँ पर आप इसे हीट नहीं देते, अगर आप इसे हीट यहाँ पर नहीं देते, तो ये यहाँ पर जो माइनस है ये फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता और यहाँ पर ये अटैक कर देता। इतना ही है। अगर हीट है तो वही रिएक्शन आपकी E1 पर चली जाएगी, हीट नहीं है तो वही रिएक्शन SN1 पर चली जाएगी। इसलिए हमेशा SN1 और E1 में रेस राउंड कंडीशन होगी। जितना हाई टेम्परेचर आप रखोगे E1 चलेगी, टेम्परेचर हाई नहीं रखोगे तो SN1 चलेगी।
चलिए हो गया। फैक्टर्स, अब हेडिंग डालिए फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवन। जैसे SN1 SN2 के लिखे थे ऐसे हम यहाँ पे इनके लिखेंगे। तो पहला लिखिए टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड। टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर पहला स्टेप है जिसमें कार्बोकेटायन बनता है, वही रिएक्शन का स्लो स्टेप है। तो यहाँ पर 3 डिग्री अगर एल्किल हैलाइड होगी तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 1 डिग्री। क्या एक्सप्लेनेशन? मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन फॉर्म फास्टर द रिएक्शन, है ना। यहाँ पे लिख लेंगे 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मोर स्टेबल द कार्बोकेटायन फास्टर द रिएक्शन। जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा पहला स्टेप उतनी ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। तो देखिए जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, लीविंग ग्रुप से तो हमेशा ही SN1 SN2 E1 E2 सब फेवर्ड हैं, है ना, केवल E1 CB के अलावा, है ना। जितना अच्छा आपका लीविंग ग्रुप होगा उतनी ही तेज़ी से रिएक्शन आपकी होगी। तो लिखिए गुड लीविंग ग्रुप, गुड लीविंग ग्रुप लाइक Br माइनस, I माइनस, और एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप, और एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप लाइक H2O, NH3 फेवर्स द इवन, फेवर्स द इवन। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बेस, नेक्स्ट है टाइप ऑफ बेस, टाइप ऑफ बेस, बेस, टाइप ऑफ बेस। वहाँ पे था टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे है टाइप ऑफ बेस। आप इसमें कैसा बेस यूज करना चाहोगे? बेस ऐसा होना चाहिए जो कार्बोकेटायन बनने का इंतजार करे कि पहले कार्बोकेटायन बन जाए, हाँ भाई बन गया, अब मैं अटैक करके H+ निकालूंगा। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लोगे। स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो वो लीविंग ग्रुप के निकलते टाइम ही अटैक करना शुरू कर देगा। तो वीक बेस हम यहाँ पे लेंगे। तो लिखिए वीक बेस फेवर्स इवन, वीक बेस फेवर्स इवन, वीक बेस फेवर्स इवन, फुल स्टॉप। So, comma, usually solvent of the reaction, usually solvent of the reaction like H2O, ROH acts as base, acts as base। H2O ROH जो हैं उन्हीं से बेस का काम हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट, टाइप ऑफ सॉल्वेंट। तो क्योंकि इसमें आपके पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है और लीविंग ग्रुप निकलता है, कार्बोकेटायन पे प्लस चार्ज है, लीविंग ग्रुप पे माइनस चार्ज। तो अगेन आपको कैसा सॉल्वेंट चाहिए? पोलर प्रोटिक, है ना। तो लिखिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स इवन, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स इवन। नेक्स्ट लिखिए टेम्परेचर,
क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पहला स्टेप इसका ऐसा ही है जैसे कि SN1 का है। दूसरे स्टेप में अब जो मान लो ROH है वो डिसाइड करता है कि मैं H+ को निकालूं या एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करूं। तो अगर आपको एलिमिनेशन चलानी है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। तो अगर आप हाई टेम्परेचर रखोगे तो रिएक्शन E1 की तरफ चलने लगेगी। अगर हाई टेम्परेचर नहीं रखा तो वही ROH अब न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके SN1 पर ले जाएगा। तो हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। तो लिखिए एज एलिमिनेशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, एज एलिमिनेशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, so comma high temperature favors E1, high temperature favors E1, high temperature favors E1। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोडक्ट, नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, टाइप ऑफ प्रोडक्ट। उसमें लिखिए E1 फेवर्स सेटजेफ प्रोडक्ट, E1 फेवर्स सेटजेफ, SAYTZEFF, SAYTZEFF, सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, पहले इसको लिख लें, सेटजेफ प्रोडक्ट, ठीक है। और लास्ट लिखिए काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। तो देखिए यहाँ पर जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आपके पास ये सबस्ट्रेट है CH3 CH, यहाँ पर H है और यहाँ पर आपका CH+ है और यहाँ पर आपका CH3 है। कोई बेस आता है और बेस आके इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेता है, आपकी रिएक्शन हो जाती है। फास्ट स्टेप है, रिएक्शन का स्टेप फास्ट है, और फास्ट होने पे आपको ये बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। मान लो रिएक्शन का जो रेट है वो रेट आपका R1 है, रेट आपका R1 है, ठीक है। वहीं अगर आप यहाँ पर CD3 लेते, CD3, और यहाँ पर CD, यहाँ पर D होता, D ड्यूटेरियम है, CD यहाँ पर प्लस होता और यहाँ पर आपका ये CD3 होता। अब ये आपका फास्ट है तो यहाँ पर आपका ये बनता CD3 CD डबल बॉन्ड CD, यहाँ पर आपका ये CD3। जो फाइनल रेट है ना, ये आपका फाइनल रिएक्शन रेट, फाइनल रिएक्शन रेट, फाइनल रिएक्शन रेट आपका R1 है और यहाँ पर आपका फाइनल रिएक्शन रेट यहाँ पर R2 है। अब वो कहता है कि क्योंकि H का या D का निकलना आपके फास्ट स्टेप में है और फास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट नहीं आ रहा, रिएक्शन का रेट आ रहा है आपके पहले वाले स्टेप से। पहले वाला स्टेप अगर इसको बना के दे रहा है 2 मोल पर मिनट और ये तुरंत जैसे बनता ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर भी अगर ये 2 मोल पर मिनट बना और ये भी तुरंत ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं देख पाओगे कि आपने H निकाला तो रिएक्शन का रेट अलग, D निकाला तो रिएक्शन का रेट अलग। दैट मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि पहले आपका एक रास्ता ऐसा था, है ना, ये आपका स्टेप 1 है, स्टेप 1 आपकी नैरो लेन है, उसके बाद आपका ये आपकी बड़ी लेन का एक हाईवे था, ये स्टेप आपका 2 था, ये आपका क्या था, स्टेप 2 था, जहाँ पर हाइड्रोजन मैं निकालता हूँ। अब आपने क्या किया, आपने स्टेप 1 के लिए जो था वो तो आपने सेम ही रहने दिया, स्टेप 1 तो आपने सेम रहने दिया। आपने जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में मान लो आपने कुछ बदलाव किया, या फिर मैं इसको ले लेता हूँ, सिंबॉलिकली सही हो जाएगा, ऐसा था ये। और अब आपने स्टेप 2 में कुछ बदलाव किया, स्टेप 2 आपने ये कर दिया,
है ना। आपने स्टेप 2 में आपने ये किया जहाँ पे आप डी निकालते हो। रिएक्शन का रेट तो इसी रेट से स्टेप से कंट्रोल हो गया ना, 2 मोल पर मिनट है ना। यहाँ पर आपके 1 मिनट में 10 व्हीकल जा सकते हैं। उसके बाद आपने इतना बड़ा हाईवे बना रखा है, वहाँ पर जब पीछे से ही 10 व्हीकल आएंगे तो 10 व्हीकल ही पर मिनट का रेट आएगा। अगर आप इस वाले में कुछ चेंज करते हैं तो क्या उससे रिएक्शन का रेट कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन का रेट तो इससे कंट्रोल हो रहा है ना। तो अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन की बजाय ड्यूटेरियम लगा देते पूरे मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर आपको काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मतलब हाइड्रोजन निकल रहा है या ड्यूटेरियम निकल रहा है, आपके रिएक्शन के रेट पे कोई भी बदलाव नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि रिएक्शन का रेट पहले वाले स्टेप से कंट्रोल होता है। अगर हाइड्रोजन का निकलना पहले स्टेप में होता तो आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो या ड्यूटेरियम निकाल रहे हो, रिएक्शन के रेट पे फर्क पड़ जाता। दैट मीन्स अगर आप इस वाले पाथ को, ये जो पहले वाला रास्ता है, इसे छोटा या बड़ा करते हो तो तुरंत रेट पे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन जो बड़े वाला रास्ता है आप उसे छोटा बड़ा करते हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना या ड्यूटेरियम का निकलना रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में है, तो आप इस रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं देख पाओगे। काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट उसे बोलते हैं जहां पर हम एक आइसोटोप की जगह दूसरा आइसोटोप लगा देते हैं और रिएक्शन का रेट में अंतर पड़ता है। अगर रिएक्शन के रेट में अंतर पड़ रहा है, इसका मतलब उस आइसोटोप का निकलना स्लो स्टेप में है। समझ गए। हम रिएक्शन के मैकेनिज्म यूजुअली कैसे पता करते हैं, हमें कुछ रिएक्शन में मॉलिक्यूल टूटता जुड़ता हुआ थोड़ा ना दिख जाएगा, वे इतने तेजी से होते हैं। तो हम अलग अलग तरीके अपनाते हैं। अगर इस रिएक्शन में मॉलिक्यूल में जहाँ पर भी हाइड्रोजन थे उसको मैं रिप्लेस कर दूँ ड्यूटेरियम से, और मेरे रिएक्शन के रेट में अंतर पड़ जाता, इसका मतलब हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का निकलना रिएक्शन के स्लो स्टेप में पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का निकलना रिएक्शन के स्लो स्टेप में नहीं पड़ता। ये है। तो क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का निकलना या ड्यूटेरियम का निकलना स्टेप 2 में है, तो यहाँ पर आपको काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं मिलता है। ये कहता हूँ सर, ड्यूटेरियम में आएगा कौन रिएक्शन दिखाता है क्या? ड्यूटेरियम भी दिखाएगा। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के बॉन्ड स्लाइटली, ड्यूटेरियम का बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत होता है। देखिए, even reaction does not show तो यहां पर आपका R1 इक्वल टू R2 ही आपको मिलता है, क्योंकि रिएक्शन का रेट तो पहले उससे ही कंट्रोल हो रहा है। Even reaction does not show deuterium kinetic isotopic effect does not show deuterium kinetic isotopic effect does not show deuterium kinetic isotopic effect because leaving of H और ब्रैकेट में लिखिए और D, लीविंग ऑफ H ब्रैकेट में लिखिए और D ब्रैकेट क्लोज, इज नॉट इन स्लो स्टेप, इज नॉट इन स्लो स्टेप, इज नॉट इन स्लो स्टेप। ठीक है, ये बनाइए, है ना। स्टेप 2 में हम इस सबस्ट्रेट से निकाल रहे हैं और इससे निकाल रहे हैं। दोनों में फाइनल जो रिएक्शन का रेट है आपको ये R1 R2 सेम ही मिलने वाला है, क्योंकि ये रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में पड़ गया है। ये जो इन्हें भी लीविंग ग्रुप भी कहा जाएगा, जो दूसरे स्टेप में निकल जाएगा। नहीं, इसे लीविंग ग्रुप टाइप्स, लीविंग ग्रुप पहले वाले को ही वो बोलता है। सब्स्टिट्यूएंट इन्हें बोला जाएगा। 2 सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से निकलते हैं, पहले वाले को लीविंग ग्रुप बोलता है और इसमें दूसरे वाला को लीविंग ग्रुप नहीं बोलता, क्योंकि वो यूजुअली हाइड्रोजन ही है ना।
तो इस केस में R1 और R2 इक्वल होगा। हाँ, क्योंकि रेट पहले वाले से ही कंट्रोल हो रहा है। चलिए अब सेटजेप और होफमैन प्रोडक्ट इन पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। और सेटजेप और होफमैन को जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना। हो गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के बारे में क्या जानते हो? एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे पता करते हैं? हाइपर कंजुगेशन। यस, काम बच गया मेरा, है ना। हाइपर कंजुगेशन के थ्रू पता करते हैं कौन एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे देखिए स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन यहाँ पर बोलता है कि R1C, यहाँ पर R2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका R3, यहाँ पर आपका R4, ये चार आपके एल्काइल ग्रुप हैं। ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हैं तो ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन रहे होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं बोल लूँ, यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका ये CH3, यहाँ पर आपका ये CH3, यहाँ पर आपका ये CH3, यहाँ पर आपका ये CH3। यहाँ पर आप इसको सर्किल आउट करिए, ऐसे एलिप्स आउट करिए, है ना। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपका अल्फा कार्बन है। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन कर सकते हैं। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। तो इसके पास बेसिकली कितने हैं? 12 अल्फा H हैं, है ना। 3 3 3 3 12 अल्फा H हैं। किसी एल्कीन के पास जितने ज़्यादा अल्फा H होंगे वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी। तो यूजुअली हम R1 R2 से मतलब इसके पास ज़्यादा अल्फा H होंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर, है ना। तो ये हम यहाँ पे बना रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ये इस टाइप की एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी। उसके बाद R1 R2 या सिंपली RR लिख लेते हैं इनको, RR, ठीक है। RR C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका H, तो यहाँ पर R ये होगी। उसके बाद आपका यहाँ पर R C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका ये R, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H, ये वाला होगी। और इससे कम आपकी होगी ये R C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R H H। अब इन दोनों में हाइपर कंजुगेटिव हाइड्रोजन तो हमारे लिए सेम होंगे, लेकिन ये ट्रांस एल्कीन है, ये आपकी ट्रांस है और ये आपकी सिस है। सिस एल्कीन में दोनों जो एल्काइल ग्रुप है वो स्टेरिक फैक्टर करते हैं, तो उसकी वजह से कम स्टेबल है। ट्रांस में ये दूर दूर रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके यहाँ पर R CH डबल बॉन्ड, ये CH2। तो ये आपका ऑर्डर आता है इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का। ग्रेटर द अल्फा हाइड्रोजन, मोर स्टेबल द एल्कीन। मतलब H क्या करता है पॉजिटिव आयन में तो हम दिखता है कि H वहाँ भी जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या होगा? वो जो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर्स हैं उनको पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर दे देता है। H निकल गया। हाँ, तो हाइपर कंजुगेशन बताना पड़ेगा अभी बाद में, है ना। फिर वो बहुत बड़ा टॉपिक पे चला जाएगा, है ना। अभी मैं सेटजेप और होफमैन बताना चाह रहा हूँ। एंड सेटजेप एंड होफमैन प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पर आपका ये था CH3 CH, यहाँ पर आपका ये H था, और आपका ये CH, यहाँ पर कार्बोकेटाइन था, यहाँ पर आपका ये CH3 था। हमने जानबूझ के ये वाला H निकाला, है ना, ये वाला H निकाला। और ये वाला H निकलने के बाद आपका यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर आपका ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर मैं इस हाइड्रोजन के बजाय, यहाँ पर कार्बोकेटाइन था तो ये हाइड्रोजन के बजाय ये वाला भी तो हाइड्रोजन निकल सकता है, एडजेसेंट वाला ही तो निकलता है ना। जहाँ पर कार्बोकेटाइन है उसके बराबर वाला निकलता है। तो मैं ये भी बना सकता था CH3 CH2 CH कार्बोकेटाइन, यहाँ पर आपका ये CH2 और ये H। मैं इस हाइड्रोजन को भी निकाल सकता था।
तो यहाँ पर आपका ये बनता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपकी मोर स्टेबल एल्कीन है, मोर स्टेबल एल्कीन है, और ये आपकी लेस स्टेबल एल्कीन है। ठीक है, तो वो कहता है कि यहाँ पर ये वाला जो मोर स्टेबल एल्कीन होती है सेटजेप प्रोडक्ट होती है, SAYTZE, ये सेटजेप प्रोडक्ट है, और ये होफमैन प्रोडक्ट बोली जाती है। ये आपकी होफमैन प्रोडक्ट बोली जाती है। ठीक है, तो इवन रिएक्शन उसके पास जब दोनों मौके हैं तो वो इस वाले H को निकालता है, ये वाली भी एक जगह बनेगी, जहाँ पर ये बनेगी तब हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इन जनरल इवन रिएक्शन में वो इस वाले H को निकालता है और सेटजेप प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ये वाला होता है ये आपका होफमैन, ये आपका यूजुअली नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये होता है सेटजेप और ये होता है होफमैन प्रोडक्ट। ठीक, तो मोर स्टेबल एल्कीन सेटजेप प्रोडक्ट बोली जाती है, लेस स्टेबल एल्कीन होफमैन प्रोडक्ट। तो इवन रिएक्शन आपको सेटजेप प्रोडक्ट बना के देगी। ठीक, ये लिखिए नहीं हो पाएंगे।